कल के क्लास में हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात किया और फिर धीरे 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 उसका थियोरेटिकल पार्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन पे हम लोग आना शुरू किया। और हमने क्या कैलकुलेट किया कि जो लाइट रे, जो एक सिंगल लाइट रे थी, उसको आपने दो में स्प्लिट किया और जब दो में स्प्लिट हुआ तो एक गया M1 मिरर की तरफ और वापस आया और दूसरा M2 मिरर की तरफ गया और वापस आया। तो दोनों लाइट रेज को जाने में और आने में कितना टाइम लगता है, पहले हमने टाइम का कैलकुलेशन किया जिसका हमने नाम दिया T1 और T2, है ना, T1 और T2 नाम दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना आता है, थोड़ा सा कल का थोड़ा रिकॉल करो तो देखो जहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था फॉर T1 का वैल्यू कितना आया था, ट्वाइस ऑफ L1 बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। चेक करो आया था। और T2 के लिए वैल्यू कितना आया था, ट्वाइस ऑफ L2 बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया था। तो ये इसको आपने इक्वेशन 1 दिया था और इसको इक्वेशन 2 दिया था। फिर हमने टाइम डिफरेंस निकाला था डेल्टा टी, इन दोनों के वापस आने में कितना टाइम में डिफरेंस है वो हमने निकाला था। डेल्टा टी निकालने के लिए हमने किसको किस में माइनस किया था, T1 माइनस T2 किया था कि T2 माइनस T1 किया था, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2। और जहां तक मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, आप नोट्स को अगर आप देखना तो शायद मैंने वहां पे T2 माइनस T1 किया है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, जो किया उसको हमको चिपक के बैठना है कि हमको यही काम करना है। अगर T1 माइनस T2 कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, T2 माइनस T1 कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो T1 माइनस T2 हमने किया था और इसलिए डेल्टा टी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया और उसके बाद इसी डेल्टा टी से ये टाइम इंटरवल हो गया, है ना, दोनों को वापस आने में टाइम में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट हो गया। जब टाइम इंटरवल कैलकुलेट हो गया तो फिर मैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकाला। तो पाथ डिफरेंस को मैंने डिनोट किया था डेल्टा से, है ना, और डेल्टा का वैल्यू कितना आया था, ट्वाइस ऑफ, दैट वाज ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2, ठीक है, और प्लस दिस इज V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर L1 माइनस ट्वाइस ऑफ L2। चेक करना एक बार, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कैसे कैसे निकाले थे, पूरा कहानी देखो क्या था कि T1 किसके लिए निकाले थे, जो लाइट रे प्लेट P से पढ़ के M1 की तरफ जाता है और वापस आता है, उसको कितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे जाने में। पहले मैंने इसको TU निकाला था, फिर ट्वाइस ऑफ TU किया था तो मेरा T1 निकला था। जो लाइट सामने की तरफ जाता है और वापस आता है उसके लिए मैंने TF और TB करके निकाला था, वो T2 आया था। फिर डिफरेंस इन टाइम निकाला, फिर पाथ डिफरेंस निकाला, C इंटू डेल्टा टी किया, C इंटू डेल्टा टी किया तो पाथ डिफरेंस आया जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 करके छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो पाथ डिफरेंस आया है, हो सकता है किसी और पर्सन को ऐसा आइडिया आया होगा कि चलो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ऐसा टाइप का पाथ डिफरेंस निकाल के देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पाथ डिफरेंस निकाले, इंटरफेरेंस पैटर्न देखे, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, बंद किए कार्यक्रम, चल दिए घर। ठीक है, उससे कोई बड़ा काम हुआ नहीं। बड़ा काम तो माइकलसन एंड मोरले ने किया ना, इसका मतलब उन्होंने कुछ हटके दिमाग लगाया होगा। और वो हटके क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो। हमने क्या किया, शुरुआत एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, एक लाइट बीम एक तरफ से आ रही थी, उसको एक प्लेट के थ्रू दो हिस्से में डिवाइड किया, ऊपर की तरफ M1 था, सामने की तरफ M2 था।
और यहाँ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ टेलीस्कोप टी से। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। माइकलसन एंड मोरले अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। उन्होंने क्या किया, ये पूरा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया कि अगर लाइट बीम ऐसा अगर स्प्लिट होता है तो वापस अगर आता है तो उन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना रहेगा, उनके बीच का गैप कितना रहेगा, वो उन्होंने देख लिया। टाइम इंटरवल के गैप को जब पता चल गया तो उन्होंने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इस पाथ डिफरेंस के बाद उन्होंने क्या किया, यूजुअली हमारे दिमाग में आता है ओके यहीं से अब इंटरफेरेंस का कंडीशन निकालो कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहानी खत्म। लेकिन उन्होंने ये सब काम नहीं किया। उन्होंने एक और आइडिया लगाया। उन्होंने आइडिया लगाया क्या होगा अगर मैं अपने इस सेटअप को 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तब क्या कहानी बनता है। तो 90 डिग्री रोटेट करने से ये पूरा का पूरा सेटअप घूमेगा। सेटअप के घूमने के कारण से देखो M2 के पोजीशन में M1 आ जाएगा, ठीक है, और M2 कहां जाएगा, M2 कहां जाएगा, टेलीस्कोप की पोजीशन पे। लगता है ऐसी क्योंकि हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। अब इस चीज को आप ऐसे ऑब्जर्व करके देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ कैसे होगा। लाइट बीम इधर से आ रही है और यहाँ पे मेरा प्लेट पी है, मिरर M1 यहाँ पे है ना। यहाँ से जो प्लेट पी से जो 90 डिग्री उठ के जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, वो मिरर M1 है। सामने की तरफ M2 है। अब इस सेटअप को 90 डिग्री घुमाते हैं। 90 डिग्री घुमाने से ये क्या होगा, ऐसे पलटेगा, तो मेरा M1 कहाँ चले जाएगा, M2 के पास, और M2 कहाँ चले जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो ये जो नीचे की तरफ आना मीन्स कौन से लोकेशन को बताता है, सी। क्या जरूरी था कि मैं प्लेट पी को ऐसे ही रखूं और मिरर M1 को ऐसे ऊपर की ओर रखूं, ऐसा जरूरी है क्या। हम क्या कर सकते थे, प्लेट पी को ऐसे रख सकते थे और मिरर M1 को इधर रख सकते थे। सो लाइट बीम आता इधर से और टकरा करके जाता इधर, ये परपेंडिकुलर वाला हो गया, और जो बचा हुआ है वो जाता सामने की तरफ, वो M2 को चले जाता। अब इसको 90 डिग्री अगर घुमाता हूं तो जो M1 जो सामने की तरफ था, आप लोगों की तरफ था, वो घूम के M2 की तरफ आ जाएगा और M2 वाला इधर बोर्ड की तरफ आ जाएगा। तो कोई मिरर आपके तरफ मतलब कैमरे की तरफ रहे वो हो, या फिर वो सीधा बोर्ड की तरफ हो, कुल मिला के लाइट जिधर से आ रही थी उसके परपेंडिकुलर तो है ना, चाहे वो मिरर इधर हो चाहे वो मिरर इधर हो, जो लाइट आ रही थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ ना। एंड देयरफॉर वी से दैट इफ द सेटअप इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, M1 will take place the position of M2, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, बट M2 will take position of M1। सोच के देखो इसको, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, M1 कहां पे था, हम बोलते हैं लाइट जिधर से आ रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M1 था। अब 90 डिग्री सेटअप को घुमा देता हूं तो M1 कहां पे आ गया, M2 की तरफ, जिधर लाइट जा रहा था। M2 किधर चला गया, M2 भले ही बोर्ड की तरफ आ जाए बट स्टिल M2 का पोजीशन क्या हो गया, नया पोजीशन क्या हो गया, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। लाइट जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M2 आ जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर वी से दैट इफ आई रोटेट दिस सेटअप बाय 90 डिग्री द पोजीशन इज इंटरचेंज। ठीक है, आप लिटरली पोजीशन पे ध्यान मत दो कि M1 तो इधर चले जाएगा तो M2 इधर जाएगा, आप रोल को देखो। मैं शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में अगर ये बोलूं कि M1 किधर है, ये मत बोलो वो ऊपर की तरफ है, आप ये बोलो M1 उस डायरेक्शन में है जो लाइट के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, M1 जो है वो लाइट के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। M2 किधर है, लाइट जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में M2 है। तो 90 डिग्री सेटअप को घुमाने से भले ही M1 यहां आ जाए और M2 यहां आ जाए, रोल क्या होगा, M1 उस डायरेक्शन में है जिधर लाइट जा रही है और M2 उस डायरेक्शन में है जो उनके लाइट के जाने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और इसलिए मैं बोलता सर हूं
या चेंज होगी ना, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। लाइट का डायरेक्शन, लाइट को कुछ नहीं कर रहे हो आप, यू आर रोटेटिंग योर सेटअप ओनली, ओके इसको घुमा रहे है ना। सो योर सेटअप विल बी चेंज्ड, सो द पोजीशन ऑफ मिरर विल बी चेंज। M1 अब पैरेलल डायरेक्शन में हो गया, M2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। शुरुआत में कैसे था, M1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था और M2 पैरेलल डायरेक्शन में था। क्लियर? तो यहां तक सर करने के बाद, टेलीस्कोप सेम जगह पे रहेगा ना? हाँ, बिकॉज अपने पास टेलीस्कोप और का भी डायरेक्शन पोजीशन है, नहीं अपने पास और भी डायरेक्शन है। लाइट इधर से आ रही थी, अगर मैं इस प्लेट को ऐसे लगाया हूं तो टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में है, मेरे तरफ है, तो ज्यादा से ज्यादा टेलीस्कोप उस तरफ हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के हमको ये देखना है कि कौन लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कौन लाइट के पैरेलल डायरेक्शन में है, सिर्फ मुझे इस चीज को देखना है। तो सेटअप को 90 डिग्री घुमाने से M1 M2 का प्लेस ले लेगा और M2 रोल प्ले करेगा M1 का। इसलिए हम बोलते हैं दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो माइकलसन एंड मोरले ने यही काम किया। तो इक्वेशन नंबर 3 तक लिख लिए थे, यहां पे आके मैं रुक गया, यहां तक हम इसको रिवाइज भी कर चुके हैं। आफ्टर दिस derivation, Michelson and Morley rotated their setup by 90 degree. लिख लो। Now, Michelson and Morley rotated their setup by 90 degree. ऐसा नोट करना है, ठीक है। Now, Michelson and Morley rotated their setup by 90 degree. By doing so, लिखते जाना, by doing सर so, 90 डिग्री के बाद, हाँ 90 डिग्री के बाद हाँ, रोटेट देयर सेटअप बाई 90 डिग्री, यहां तक ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करोगे, बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या हुआ, बाय डूइंग सो द पोजीशन ऑफ M1 एंड M2 वेयर इंटरचेंज्ड। Position of mirror M1 and M2 were interchanged. ठीक है, M1 और M2 का पोजीशन क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, यही कैलकुलेशन फिर से किया पूरा का पूरा, कि फिर से मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूं, फिर से मैं यही सब कुछ कैलकुलेट करता हूं। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग फिर से पूरा का पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो कि इसको समझ के लिखना चाहते हो, आप लोगों को ऊपर है। अगर बिना दिमाग लगाए लिखना चाहते हो तो सिर्फ हाथ थकेगा, बस वो जितना अभी तक लिखे हो उतना पूरा छापते जाओगे, ठीक है। या फिर इसको सिर्फ 3 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, उसमें दिमाग ज्यादा चलेगा। तो आपके ऊपर है कि हाथ चलाना चाहते हो कि दिमाग चलाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप हाथ चलाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, अब यहां लिखा जाएगा M2, यहां लिखा जाएगा M1, M1 के डायरेक्शन में लेंथ है L1, M2 के डायरेक्शन में लेंथ है L2। ओके, अब पूरा का पूरा फिर से वही शुरू करोगे कि P से लाइट चला और M2 को मारने के लिए चला, M2 को मारेगा नहीं, उसको M2 के नया पोजीशन पे मारेगा, एंड देयरफॉर टाइम टेकन इज सपोज इट इज TU एंड ऑल दोस थिंग्स, जहां से किया था वो पूरा का पूरा फिर से कर लो। या फिर थोड़ा सा अपनी समझ डेवलप करो और एक झटके में उसको यहीं पे खत्म करो, ठीक है। और करना क्या चाहोगे, क्या करना चाहोगे, चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, पूरा निकाल के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर समझा दीजिए। समझा, वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज लिखते समय ऐसा लगता है कि समझ के लिखने में था और
समझाने टाइम में लगेगा, अरे यार इतना सारा दिमाग कौन लगाएगा। सर दोनों करा दीजिए। एग्जाम में, अब देखो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन तो बनाना नहीं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करके इसको थोड़ा लिखो। देखो T1 क्या था मेरा T1 ये था, पहले के सिचुएशन में लाइट M1 की तरफ गया, M1 को हिट करके वापस आया, तो जो टोटल टाइम था दैट वाज T1। T2 क्या था, लाइट M2 की तरफ गया, उसको हिट करके वापस आया। दोनों फार्मूला के डेरिवेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या काम आया हमारा। देखो जब मैं T1 को डिराइव कर रहा था तो मैंने TU वाला कॉन्सेप्ट लिया था, तो उसमें CTU और VTU वाला कॉन्सेप्ट काम किया था। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज CTU, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ या मिरर इज VTU। और ऐसा करने से पूरा गोल गोल घुमा घुमा के बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह यूज करके करने से मेरा ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला कब बना था, ये मिरर M2 की तरफ बना था। और उधर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, लाइट जब आगे की तरफ जा रही थी तो उसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया था, उसका वेलोसिटी c हो गया था, और वापस आते समय उसका वेलोसिटी c+v हो गया था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब पूरा फार्मूला डिराइव किया तो मेरा T2 ऐसा आया था। मतलब मिरर M1 की तरफ मेरा कॉन्सेप्ट लगा था CTU VTU वाला कॉन्सेप्ट लगा था, और मिरर M2 की तरफ मेरा कॉन्सेप्ट C-V और C+V वाला कॉन्सेप्ट लगा था। करके ये दोनों फार्मूलाज डिराइव हुए थे। यहाँ पे L1 क्यों है, यहाँ पे L2 क्यों है, बिकॉज M1 की तरफ डिस्टेंस L1 था, M2 की तरफ डिस्टेंस L2 था, इसलिए उतना ही आया था। सो डिस्टेंस को तो मैं अभी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस सिस्टम को रोटेट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज चेंजिंग, अगर मैं सेटअप को 90 डिग्री घुमा देता हूँ, अभी आपने लिखा है द पोजिशन ऑफ M1 एंड M2 इज इंटरचेंज, और इसलिए अब इस बार फिर से अगर मैं T1 और T2 का कैलकुलेशन करूं तो T1 क्या रहेगा, T1 का अभी भी वो मतलब वही है कि लाइट M1 को पढ़ के कितना देर में वापस आता है, यही कैलकुलेशन देगा। लेकिन इस बार M1 किस तरफ है, वो लाइट के डायरेक्शन में है। मतलब उस डायरेक्शन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये C-V C+V वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ना कि CTU VTU वाला। M1 की तरफ शुरुआत में CTU VTU कॉन्सेप्ट क्यों लगा था, क्योंकि मिरर M1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। M2 की तरफ C-V C+V कॉन्सेप्ट क्यों लगा था, क्योंकि वो लाइट के डायरेक्शन में था। अब सेटअप को 90 डिग्री घुमा दिया तो M1 चला गया है M2 के पोजीशन में, मतलब अब M1 की तरफ C-V C+V कॉन्सेप्ट लगेगा, और M2 के तरफ CTU VTU वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसलिए इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। इस बार T1 इस फॉर्मेट में आएगा, T2 इस फॉर्मेट में आएगा। दोनों फॉर्मेट में क्या अंतर है, देखो ये भी ट्वाइस ऑफ L1/c, ये ट्वाइस ऑफ L2/c। ओके, यहाँ पे 1 प्लस तो ये भी 1 प्लस, यहाँ पे v²/2c² और यहाँ v²/c², दैट्स इट, इतना ही का अंतर है। एंड देयरफॉर सेटअप को 90 डिग्री घुमा देने से बिना कुछ कैलकुलेशन किए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नया T1 क्या आएगा, नया T2 क्या आएगा। तो यहां पे आप लिख चुके हो, माइकलसन मोरले रोटेटेड द सेटअप बाय 90 डिग्री एंड देयरफॉर द रोल ऑफ या पोजीशन ऑफ M1 एंड M2 वेयर इंटरचेंज, एंड देयरफॉर न्यू टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल कहां से कहां तक, P2 M1 एंड बैक। अब लाइट को M1 तक जाने में और जा करके वापस आने में कितना समय लगेगा। तो M1 की तरफ जाने और आने वाले को किससे डिनोट करते हैं, T1 से डिनोट करते हैं। तो नया है इसलिए अब इसको लिखते हैं T1 डैश। नया फार्मूला ये आएगा, T1 डैश आएगा। क्या आएगा, अब M1 की तरफ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, C-V C+V कॉन्सेप्ट लगेगा। जहां पर C-V C+V कॉन्सेप्ट लगता है, बाकी इधर तो कोई खास चेंज नहीं है, ये नीचे में डिवाइड बाय 2 नहीं रहता है ना, C-V C+V में डिवाइड बाय 2 नहीं रहता है, CTU VTU वाले में डिवाइड बाय 2 आता है। एंड देयरफॉर इस बार T1 वाले में डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, यहां पे था, इस बार नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ L1/c, है ना, L2 आया था इसमें,
तो ये आएगा L1 बिकॉज उसके तरफ डिस्टेंस L1 है, और अंदर क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा बिकॉज M1 की तरफ अब सी माइनस वी सी प्लस वी कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमिलरली टाइम टेकन, पूरा ऐसे लिखूंगा, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल P2M2 एंड बैक, P से M2 तक जाने में और टकरा के वापस आने में कितना समय लगेगा? T2 डैश, इसको नए नाम से पुकारा हूं T2 डैश। अब चूंकि M2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा चुका है एंड देयरफॉर उधर ये CTU VTU कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब डिवाइड बाय 2 आएगा, यहाँ पे L2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आएगा। ओके, तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ L2 बाई C 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ये बस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए नया टाइम इंटरवल कितना आएगा? देयरफॉर न्यू टाइम इंटरवल, उधर क्या निकाला था? डेल्टा टी निकाला था, यहाँ पे देखो डेल्टा टी निकाला था, अभी आएगा डेल्टा टी डैश निकालूंगा। यहाँ पे कैसे निकाला था? T1 माइनस T2 निकाला था, इसको निकालूंगा T1 डैश माइनस T2 डैश करके निकालूंगा। भले ही नोट्स में वो T2 माइनस T1 होगा या T2 डैश माइनस T1 डैश होगा, जो यहाँ लिए हो उसको यही लेना है, बस डैश लगा के। अगर ये T2 माइनस T1 है तो यहाँ T2 डैश माइनस T1 डैश लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के बस प्लस माइनस हो सकता है और उसको हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और इसलिए कितना आएगा? नाउ सॉल्व दिस। तो डेल्टा टी डैश कितना आएगा? डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T1 डैश, मतलब दिस ट्वाइस ऑफ L1 बाई C, L1 बाई C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस T2 डैश, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ L2 बाई C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ये आएगा। और इसको थोड़ा रीशफल करके देखो, थोड़ा सॉल्व करके देखो, या भी रहने दो, सीधा सीधा क्या निकालो? न्यू पाथ डिफरेंस, एंड न्यू पाथ डिफरेंस डेल्टा डैश कितना आएगा? तो उधर C इंटू डेल्टा टी किए थे तो इधर C इंटू डेल्टा टी डैश करेंगे, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू, नीचे से एक एक C गायब कर दो, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ L1 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ L2 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, एंड देयरफॉर डेल्टा डैश जैसे इसको लिखे थे उसी फॉर्म में ले आओ, ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2 प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ L1 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ L2 वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? डेल्टा डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2, ओके, प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2, ये आएगा। दोनों में क्या अंतर आया? पहला पार्ट दोनों का सेम है, प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसमें भी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ L1 माइनस 2L2 आया था तो ये क्या आया? 2L1 माइनस L2 आया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अभी भी बता रहा हूं, माइकलसन एंड मोरले ने अभी तक उस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं, अभी बैठ के कैलकुलेशन बस कर रहे हैं। ओके, तो यहां से उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। डेल्टा तो पहले निकाला, पाथ डिफरेंस निकाला, उसके बाद बोलते हैं क्या होगा अगर सेटअप को 90 डिग्री घुमा देंगे तो क्या होगा? पाथ डिफरेंस इतना आएगा। तो पहले के पाथ डिफरेंस में और अब के पाथ डिफरेंस में कोई अंतर है क्या, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इधर मिटा दो। So what I want to find out? I want to find out डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, ये मैं निकालना चाहता हूं। तो इसको क्या नाम दूंगा बताओ तो? डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, यह है क्या चीज? ये पाथ डिफरेंस में कितना डिफरेंस आया, क्या करने से? सेटअप को
90 डिग्री घुमा देने से। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर द डिफरेंस इन path difference, the difference in path difference by rotating the setup 90 degree, by rotating the setup 90 डिग्री। मतलब सेटअप को 90 डिग्री घुमा देने से पाथ डिफरेंस में कितना डिफरेंस आया, इसका हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो कितना आएगा, डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, ये डिफरेंस मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, एक सेकंड। फिगर ठीक दिख रहा है ना? आ रहा है ना? बीच बीच में बता दिया करो, लिंक ब्रेक तो नहीं हुआ? यस सर, आ रहा है। एक्चुअली नेटवर्क का वो वैल्यू कम दिखा रहा था, इसलिए फिर मुझे लगा कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। ओके, सो आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन पाथ डिफरेंस, डेल्टा डैश माइनस डेल्टा। सपोज इसको मैं दिखाता हूं किससे, एक्स से। x is equal to delta dash minus delta. So the difference in path difference just by rotating the setup 90 degree क्या आता है अपन देख लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये डिफरेंस बदलेगा कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए? लेट अस ट्राई, काहे को गैस मारना। एंड देयरफॉर डेल्टा नहीं। डैश माइनस डेल्टा, डेल्टा डैश माइनस डेल्टा मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ, आप डेल्टा माइनस डेल्टा डैश निकाल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, टाइम इंटरवल मेजर कर रहा हूं, तो निगेटिव पॉजिटिव वहां पे कोई मतलब नहीं। मेरी हाइट कभी निगेटिव हो नहीं सकती, टाइम इंटरवल को मैं निगेटिव ले नहीं सकता। सो अगर मान लो माइनस साइन आया तो उसको बाद में हम आराम से निपटा लेंगे। ओके, सो डेल्टा डैश माइनस डेल्टा मैं निकालता हूं। सो डेल्टा डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2 एंड दिस। डेल्टा क्या है, ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2 एंड दिस। दोनों को माइनस करके देखो तो वहीं पे कुछ कुछ तो ऐसे नहीं पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे माइनस करने से। बचेगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर भी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, बाहर ही निकाल दो। तो पहले उसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L2 माइनस, अब इसको लिखूंगा तो माइनस L1 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ L2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो द डिफरेंस इन पाथ डिफरेंस इज दिस। थोड़ा सॉल्व करके देखो, कुछ और घट सकता है, कुछ कट सकता है। तो सॉल्व करूंगा तो आएगा x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L1 प्लस L2। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको मैं एक चेक बता देता हूं कि हो सकता है आपने T1 माइनस T2 कर डाला हो, T2 माइनस T1 कर डाला हो, डेल्टा डैश हेलो माइनस डेल्टा कर डाला हो, जो हेलो भी कर डाला हो, आखिरी में हेलो देखना आएगा ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L1 प्लस L2। हो सकता है सामने माइनस साइन आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ये जस्ट दो डिस्टेंस का डिफरेंस है एंड देयरफॉर निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो x हेलो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L1 हेलो प्लस सर L2। यस, सर सर सॉरी सर मैं वो क्लास थोड़ा छोड़ना पड़ेगा मुझे अभी, सॉरी सर। ओके, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर L1 प्लस L2, ये आ गया डिफरेंस इन पाथ डिफरेंस। ठीक है, और जब डिफरेंस इन पाथ डिफरेंस आपका आ गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज ऑब्जर्व करता हूं यहां पे, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है?
चेक करके देखो क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है? v वेलोसिटी ऑफ अर्थ, c वेलोसिटी ऑफ लाइट और दोनों का स्क्वायर है, इसलिए निगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। L1 प्लस L2, L1 और L2 क्या है? मिरर M1 एंड M2 का प्लेट P से डिस्टेंस, और ये भी निगेटिव नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर ये क्वांटिटी आपको 0 तो नहीं दिख रही है, ठीक है? और 0 नहीं दिख रही है, इसका मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री घुमा देने से पाथ डिफरेंस मुझे चेंज होते हुए मिल रहा है, बिकॉज डेल्टा डैश माइनस डेल्टा निकाला वो 0 नहीं आ रहा है, ये मुझे इक्वल टू 0 होते हुए कभी भी दिख नहीं रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पाथ डिफरेंस में चेंजेस आएगा। और पिछले साल आपने एकदम चीख के पाथ डिफरेंस के बारे में पढ़े हो इंटरफेरेंस के टाइम में, कि इंटरफेरेंस पूरा का पूरा डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, और अगर पाथ डिफरेंस में चेंजेस नहीं आता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट यहां मैं क्या देखता हूं, सेटअप को 90 डिग्री बस घुमाता हूं और पता चलता है पाथ डिफरेंस बदल जाता है। अगर पाथ डिफरेंस बदल जाता है इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न बदलेगा। तो इंटरफेरेंस बदलेगा तो कितना बदलेगा? अब माइकलसन मोर्ले ने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने जो अपना सेटअप बनाया था, लिख लेना इसको, व्हेन माइकलसन एंड मोर्ले परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट, अब उनका कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अब वो बोलते हैं कि चलो अब इसको अब क्या करते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं। जब परफॉर्म करके देखते हैं तो पहले इंटरफेरोमीटर बनाना पड़ेगा, M1 M2 सब लगाना पड़ेगा। सो व्हेन माइकलसन एंड मोर्ले परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट, लिखते जाना, व्हेन माइकलसन एंड मोर्ले performed this experiment, they were having उन्होंने जो सेटअप बनाया उसका स्पेसिफिकेशन क्या था? L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 11 मीटर। उन्होंने जो अपना इंटरफेरोमीटर बनाया उसका स्पेसिफिकेशन क्या था? L1 और L2 दोनों को उन्होंने सेम रखा था, और उसकी दूरी कितनी रखी थी? 11 मीटर। मतलब प्लेट P से मिरर M1 का डिस्टेंस 11 मीटर और मिरर M2 का डिस्टेंस भी 11 मीटर था। इतना बड़ा सेटअप बनाया था उन्होंने, 11 मीटर का डिस्टेंस था। और क्या चीज है? V है। V क्या है? इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अर्थ का वेलोसिटी हमको पता है, अर्थ का वेलोसिटी V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, है ना? किलोमीटर में 30 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में लिखूंगा तो 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। आपको पता है लाइट का वेलोसिटी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो L1 हो गया, L2 हो गया, V हो गया, C हो गया, ठीक है? और जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने जो लाइट सोर्स यूज किया था उसका वेवलेंथ था लैम्डा इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम। उन्होंने जो लाइट यूज किया था उसका वेवलेंथ था 5500 एंगस्ट्रॉम। इन सब वैल्यूज को अगर आप यहां पुट करो तो निकलेगा वैल्यू x का, और x का वैल्यू निकलने के बाद अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि कितना फ्रिंज मेरे आंख के सामने से निकल जाएगा, अगर आपने पिछले साल अगर माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पता चलता है, आंख के सामने से फ्रिंजेस निकलते हैं, तो कितना फ्रिंज सरक जाएगा उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग फील्ड ऑफ व्यू। जो हम देख रहे हैं हमारे आंख के सामने से कितना फ्रिंजेस गुजर जाएंगे, इसका कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है n इज इक्वल टू दी x यू हैव कैलकुलेटेड x अपॉन लैम्डा। इन सब वैल्यूज को रख करके x निकालूंगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा करूंगा और उसको प्रॉपर यूनिट्स में चेंज करूंगा। ये सब करने से माइकलसन एंड मोर्ले को पता चला इनका
एन जो आना था, दिस कम्स आउट टू बी 0.4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखना। सर ये इसका मीनिंग क्या है समझ नहीं आया। इसलिए तो नंबर ऑफ रुक गया हूँ, फ्रिंजेस इसीलिए क्रॉसेस। रुक गया हूँ, पहले नोट कर लो, क्योंकि अब असली चीज बचा है और ये एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो गया। बस इतना लिखूंगा कि सब कुछ खत्म, कैलकुलेशन सब हो गया, अब लड़ाई झगड़ा है। हो जाएगा तो बताना। सर हो गया। हो गया। सो एन का वैल्यू कितना है, कैपिटल एन का वैल्यू कितना है, 0.4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब यहां से समझना शुरू करो, आपने क्या कर डाला, आपको क्या मिल गया है, इसका मीनिंग क्या है। अभी एक बात बताओ, अभी अपना पेजेस पलट के बताओ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आप लिखे हो, कितना पेज का हुआ है अभी तक? कितना पेज? 5 सर। 5। आयुषी का 5। 5। यस सर गुड। 5। सबकी राइटिंग एक जैसे है मतलब, ठीक है। 5 पेजेस का हुआ है, ठीक है। आप इसको याद रखो, आपको क्या लगता है इसको कितने मार्क्स के लिए पूछना चाहिए एग्जाम में? 10 पूछ सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं, तो आप इसको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए दोगे? आपको पता है आंसर कितना बड़ा है, कितने मार्क्स का है? सर बट 10। ऑब्वियसली इसको 10 मार्क्स के लिए रखोगे आप, है ना। अब इस चीज को समझ लो, आपने जो इतना 5 पेज लिखा है, यहां तक आपने सही लिखा है, और इसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप सपोज यहां से दो, अब मुश्किल से 6-7 लाइन बचा है, अगर ये गलत हो गया किसी स्टूडेंट का, तो आप कितना मार्क्स दोगे? 0 नो सर। दोगे क्या? 0 तो नहीं। बस मुश्किल से 6 लाइन बचा है इसके बाद, तो अगर 6 लाइन में अगर कुछ गलती हो गई, तो आप कितना नंबर दोगे? 8। 8 दे दोगे ना। 5 लेकिन से याद अबव ही रख, मिलेगा। हाँ, 5 से अबव ही मिलेगा। 5 से एबव ही मिलेगा ना। तो याद रखना, यहां से अगर गलती हुई, तो आपका वैल्यूअर अगर आपको 2 नंबर भी दे देगा ना, तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी के बाद पूरी कहानी छिपी हुई है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जब फेंकने पे जब आते हैं, तो वो स्केप वेलोसिटीज फेंकना शुरू कर देते हैं, बड़ा बड़ा उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका जो कैलकुलेशन किए, तो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं इसको मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो दर्द है मैं आपको आंसर शीट चेक करने का मैं आपको बता रहा हूँ। n इज इक्वल टू एक्स अपॉन लेमडा, यहां तक बढ़िया। फिर लिखेंगे n इज इक्वल टू 0.4, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, n इक्वल टू 0.4 मतलब क्या? तो फिर बच्चा स्मार्ट है ना, अब उसको तो समझदारी एकदम भरा पड़ा है बच्चे में, वो क्या लिखेगा? 0.4 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे और स्मार्ट, उसको लिख देंगे 0.4 मीटर, क्योंकि हमको ऐसा यूनिट यूज करना चाहिए। सही है। तो ये गलती आप लोग मत करना, ना तो सेंटीमीटर लिखना है आपको, ना ही आपको मीटर लिखना है। ये ना तो सेंटीमीटर है ना मीटर है, ये क्या चीज है? ये 0.4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ है। अब इसका क्या मतलब हुआ?
अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कहीं कहीं पे कमीशन बंधा रहता है, जो चाहे एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे किसी भी टाइप के एजेंट हो, उनका एक सर्टेन परसेंटेज बंधा रहता है। अगर आप 100 रुपए का बिजनेस करके दोगे तो आपको इसका 10% मिलेगा। 1000 रुपए का करके दोगे, मतलब उनका परसेंटेज बंधा है। सपोज 10% का बंधा हुआ है, तो 100 रुपए का बिजनेस करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए मिलेगा। अगर 1000 का बिजनेस ला के दिया तो 100 रुपए मिलेगा। सो 100। है ना, तो वहां पे एक परसेंटेज रहता है 10%। आप ये थोड़ी बोलोगे कि इस एजेंट का 10 रुपए इसका एजेंसी चार्ज है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। दिस इज 10%। इट इज रिलेटिव टू द अर्निंग। 1000 रुपए का बिजनेस किया तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, अगर 10,000 का बिजनेस किया तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। सो इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। अगर इसको मैं लिख दूं 0.4 सेंटीमीटर, मतलब मैं फिक्स कर दिया। 0.4 मीटर मतलब मैं फिक्स कर दिया। 0.4 मिलीमीटर मतलब फिक्स कर दिया, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। ये क्या है? रिलेटिव टू फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज जितनी चौड़ाई थी, अब देखो आपने लिखा क्या, यहां से यहां तक अगर एक बार ठीक से अगर नजर मारो तो आपको क्या दिख रहा है कि हमको फ्रिंज में बदलाव दिखना चाहिए था, क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो कितना बदलाव दिखना चाहिए? तो ये कैलकुलेशन करने से पता चलता है कि जो फ्रिंज विड्थ है उसका 0.4 टाइम्स हमको चेंज दिखना चाहिए। मतलब अगर फ्रिंज इतना चौड़ा था, सपोज 1 सेंटीमीटर चौड़ा था, तो 0.4 सेंटीमीटर का चेंज दिखना चाहिए। और 0.4 सेंटीमीटर का चेंज होने के लिए क्या होगा? हो सकता है ये फ्रिंज 0.4 सेंटीमीटर मतलब 4 मिलीमीटर सरक जाएगा, ऐसे सरक जाएगा। तो जो फ्रिंज मुझे यहां मिलने चाहिए थे वो थोड़ा सा सरक के ऐसा मिलने लग जाना चाहिए। यही उसका मीनिंग है। अगर वो ये फ्रिंज अगर 1-1 मीटर चौड़ा होता तो 4-4 सेंटीमीटर सरक के मिलेगा। अगर ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। ओके, सो रिलेटिव टू द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जितना चौड़ा होगा उसमें 0.4 का मल्टीप्लिकेशन करो, उतना वो थोड़ा सा सरक जाना चाहिए। ये माइकलसन मोरले का पूरा एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल कंक्लूजन है। उन्होंने पूरा ये परफॉर्म किया और पता चला कि सेटअप को 90 डिग्री घुमा देने से इतना फ्रिंज में सरकाव मिलना चाहिए, फ्रिंज इतना शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द फील्ड ऑफ व्यू इज दिस, दैट इज, अब इसको कंक्लूड कर दो आखिरी में, दैट इज द फ्रिंजेस should shift by 0.4 टाइम्स, शॉर्ट में लिख देता हूं 0.4 इंटू बीटा, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने फ्रिंज विड्थ को बीटा से दिखाया होगा, है ना। तो 0.4 टाइम्स बीटा उसको सरक जाना चाहिए। ये माइकलसन मोरले का कंक्लूजन है। ये कहां पे कंक्लूजन है? उन्होंने बैठे बैठे पूरा कैलकुलेशन कर डाला। ठीक, हो गया यहां तक। अब जब पूरा कैलकुलेशन हो गया तो क्या करना चाहिए? अब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जब किया, व्हेन दे परफॉर्म, व्हेन माइकलसन एंड मोरले परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने देखा, पहले सेटअप को पहले रखा और ऑब्जर्व किया कि मेरा फ्रिंज कहां पे मिल रहा है, बढ़िया फोटो खींच के रखा, और उसके सेटअप को 90 डिग्री घुमा दिया, और उसके फिर देखा कि मेरा फ्रिंजेस कहां पे मिल रहा है और उसको भी फोटो खींच के रखा, और दोनों फ्रिंजेस को कंपेयर करके दिखा कि फ्रिंज में इतना सरकाव मिलता है कि नहीं मिलता, फ्रिंज इतना शिफ्ट होता है कि नहीं मिलता। व्हाट दे ऑब्जर्व, they observed that there was no shift in fringe, फ्रिंज में कोई चेंजेस नहीं आया। सेटअप को 90 डिग्री घुमा देने से भी फ्रिंज पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहिया भी नहीं, कुछ भी नहीं निकला, नथिंग। ओके, तब बोलोगे इधर ना कहे कि 2 दिन से हमको पढ़ा रहे थे इतना लंबा लंबा डेरिवेशन। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? अब एग्जाम में क्या क्या आएगा? पहला गलती जो स्टूडेंट यहां कर सकते हैं वो दिख गया आपको, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा,
एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले? आप क्या लिखोगे? माइकलसन मोरले का रिजल्ट क्या था? तो इस कहानी को हम ऐसे बना के लिखेंगे, व्हेन दे कैलकुलेटेड theoretically there should be the shift in fringe by 0.4 times fringe width if the setup is rotated by 90 degree, है ना? ये उनका प्रेडिक्शन था. The prediction of Michelson-Morley experiment was that the fringe should shift by 0.4 times fringe width if setup is rotated by 90 degree. But when they performed their experiment actually in field, what observed? There was no shift in fringe. इस चीज को बोलते हैं निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, है ना? पहला तो इसको छोटा सा टाइटल ही डालो, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब फिर वही बताया, स्टूडेंट जब फेंकने पे आते हैं तो गजब का फेंकते हैं. वो लिखते हैं कि फ्रिंज में शिफ्ट 0.4 टाइम्स बीटा आना चाहिए था, लेकिन क्या मिला उनको? बोलते हैं निगेटिव मिला. मतलब क्या लिख देंगे? -0.4 टाइम्स बीटा मिला, ऐसा लिख देते हैं. अब बताओ ऐसे स्टूडेंट का क्या किया जाए? तो इतना भी मत फेंको. यहां पे निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव मीन्स जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला. ठीक है. ये तो अच्छा हुआ अभी आप लोग कोरोना काल में जी रहे हो. जब कोई स्टूडेंट ब्लड टेस्ट कराने जाता है और उसको बोलते हैं आपको निगेटिव रिजल्ट आया है, इसका मतलब क्या है? उसको उल्टा कोरोना हो गया है? नहीं होता है ना. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ निगेटिव रिजल्ट? कि उसको कोरोना नहीं हुआ है. ओके. सो जिस चीज के लिए उसने टेस्ट कराया था कि कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो उसको निगेटिव मिला. दैट मीन्स उसको नहीं हुआ है. पॉजिटिव मीन्स उसको हो गया है. निगेटिव मीन्स नहीं हुआ है, जीरो. ऐसा नहीं कि उल्टा कोरोना हो गया है ना. तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट का मतलब वही है कि जो ढूंढ रहे थे वो नहीं है, जीरो, नथिंग. तो ये सेपरेटली पूछा जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन. सिंपल सा एक बोल देंगे, जस्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. तो आप क्या लिखोगे? कि माइकलसन मोरले प्रेडिक्टेड 0.4 times shift in fringe just by rotating the setup 90 degree. But when they performed their experiment actually, there was no shift in fringe. ठीक है, लिख लो. चलो पहले ऐसी छोटा टाइटल डालो, निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. आप कैसे लिखोगे? इसको मैं ऐसे लिखा रहा हूं जैसे इस क्वेश्चन को सेपरेटली पूछा गया है ना? अगर नहीं भी पूछा गया है, कंटिन्यूअसली लिखना है, तो तब भी इसको ऐसे लिख लेना. ठीक है. इसको कैसे लिखोगे? Michelson and Morley predicted that Michelson and Morley predicted that there should be shift in fringe. There should be shift in fringe 0.4 times fringe width, 0.4 times fringe width just by rotating the setup 90 degree. Just by rotating the setup 90 degree. But experimentally there was no shift in fringe. There was no shift in fringe
which is known as negative result of Michelson-Morley experiment. सर ये एक्सपेरिमेंट किए थे ईथर फाइंड करने के लिए ना? यस, तो अभी बोलोगे वो कहाँ है ना? तो अभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। अभी क्या लगता है खत्म हो गया? मैं बोला था 6 लाइन बोला था, तो कितना 3-4 लाइन आपने लिख लिया, 2 लाइन बचा होगा। इसी 2 लाइन में तो खत्म करना कहानी। लेकिन एक्चुअली आप लोग किसी चीज को एक झटके में पढ़ डालते हैं ना कि ओके ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कहानी खत्म। लेकिन उस चीज को होते होते किसी आदमी का लाइफ गुजर जाता है। अब माइकलसन मोरले अब यहाँ पे बड़ा संकट में, अभी ये कैलकुलेट करते हैं पूरा, तो इतना शिफ्ट इन फ्रिंज मिलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? नाउ फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अगर पूरा इधर मैथ्स चेक करोगे, थ्योरी जो हमने कैलकुलेट किया है, देयर इज नो एरर, ना तो कॉन्सेप्ट पे ना कहीं पे कोई गलती नहीं। जब गलती नहीं है तो वो चीज मिलना चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। तो आदमी को 2 टाइप से दिमाग काम करता है, या तो उनका कैलकुलेशन गलत था या फिर सेटअप खराब था। कैलकुलेशन पूरा चेक कर लिया शुरू से आखिरी तक, कोई गलती नहीं। सेटअप के बारे में एकदम शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर इतना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है कि लाइट के वेवलेंथ को 1 एंगस्ट्रॉम की शुद्धता के साथ वो नाप सकता है। तो सेटअप भी एकदम परफेक्ट है, तो एक्सपेरिमेंट भी परफेक्ट है, थ्योरी भी परफेक्ट है, फिर भी रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो पूरा ढूंढते ढूंढते माइकलसन मोरले को मिला नहीं। ओके, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने रिजल्ट को उन्होंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश का मतलब समझते हो? जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी फाइंडिंग्स होती हैं, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, उन जर्नल्स में इन रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, उसको छाप देते हैं कि भैया मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमको मिला है। ठीक है, पूरा साइंस कम्युनिटी उसको पढ़ती है। पूरा जितना रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सब ऐसे रिसर्च जर्नल को पढ़ते रहते हैं। आप भी इंटरनेट में जाकर के आज आप मेरे नाम से गूगल में सर्च करना, या तो नाम से ही दिखा देगा, या मेरे नाम के साथ साथ लुमिनेसेंस चिपका देगा, और उसके देखना मेरे जितने भी जो एक्सपेरिमेंट, जितने भी मेरे रिसर्च पब्लिश हुए हैं, वो सब आपको दिखा देगा जो इंटरनेशनल जर्नल में छपे हुए हैं। ओके, तो उसी टाइप से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश करा दिया ताकि पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, तो डिफरेंट आइडियाज आना शुरू कर। बट ऑब्वियस है, जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में काम कर रहा होगा कि हो सकता है इनका थ्योरी गलत रहा होगा, थ्योरी चेक कर डाले कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेक कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? या तो कैलकुलेशन में ही जीरो आ जाना चाहिए था, या फिर यहाँ पे हमको शिफ्ट इन फ्रिंज मिलना चाहिए था। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ पे गलती हो सकती है। तो कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि आप शुरुआत में बोल रहे हो कि सन यहाँ पे है और अर्थ इधर जा रहा है, आप लोग जब चेक कर रहे हो तो हो सकता है अर्थ यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, और आपसे यही गलती हो रही होगी कि आपको लगता है कि लाइट के डायरेक्शन में ही अर्थ जा रहा है, तो उल्टा जा रहा हो तो क्या होगा। इस चीज को माइकलसन मोरले ने सीरियसली ले लिया, और सीरियसली लेकर के उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रोज साल भर परफॉर्म किया। उससे क्या हुआ, अर्थ घूमते 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 यहाँ पे भी आया, 6 महीने में यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो अगर आप डिवाइड करके देखो तो हर महीने कहाँ पे जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट डेली। तो 1 साल में अर्थ जहां था वहां तक तो पहुंच ही जाएगा, और रोज उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक भी दिन उनको 0.4 टाइम्स शिफ्ट इन रेंज नहीं मिला। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि शुरुआत में ही मैंने बोला था ना, अभी अर्थ का डायरेक्शन PM2 डायरेक्शन में ही ले लो। बाद में उन्होंने पूरा साल भर इसको परफॉर्म किया, तो कभी जब 6 महीने बाद जब अर्थ इधर आ रहा होगा तो हमारा PM2 उधर रहा होगा, जस्ट उल्टा। एंड दैट टाइम आल्सो दे डिडंट फाइंड दैट रिजल्ट। इनफैक्ट उन्होंने 6-6 महीने में थोड़ी किया, उन्होंने डेली परफॉर्म किया, इसलिए कोई उन्होंने लूप होल छोड़ा ही नहीं।
तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट कॉन्सेप्ट वाज आल्सो रिजेक्टेड कि अर्थ का डायरेक्शन हो सकता है अफेक्ट कर रहा होगा, छोड़ दिया। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट आते गए और हर कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिजेक्ट होते गए। ठीक है, कुछ लोगों ने ये बोला कि हो सकता है कि अर्थ जब चल रहा होगा उसी के साथ साथ ईथर भी चल रहा होगा। आप नदी में खड़े हो जाओ तो पानी आपको बहाने की कोशिश करता है, आपके पैर पे फोर्स लगाएगा, लेकिन आप नदी के साथ बहना शुरू हो जाओ तो आपके ऊपर वो फोर्स लगाना बंद कर देगी, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। तो अगर मान लो अर्थ के साथ साथ अगर ईथर चल रहा होगा तो फिर अर्थ का वेलोसिटी हमको लेने की जरूरत ही नहीं, ईथर के रिस्पेक्ट में उसको हम जीरो ले सकते हैं। और ऐसा करने से पता चलता है कि यस देयर इज नो शिफ्ट इन फ्रिंज, एकदम परफेक्ट यूरेका मिल गया। तो माइकलसन मोरले का कहना यह था कि अगर ईथर अर्थ के साथ चल रहा है तो अर्थ तो गोल गोल घूम रहा है सन के अबाउट, इसका मतलब ईथर भी घूम रहा होगा। अगर ईथर घूम रहा होगा तो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम तो हो ही नहीं सकता। गॉट दिस पॉइंट? एंड देयरफॉर उन्होंने बोला फिर एक्स्ट्रा बर्डन पालने की जरूरत ही क्या है कि अगर ईथर अर्थ के साथ अगर घूम रहा होगा तो भी हमको उसको पालने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इस तरह से लॉजिक लॉजिक देते गए एंड फाइनली कोई लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आया। ठीक है, उसी टाइम में एक मैथमेटिशियन, उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया था, उनको खुद नहीं पता था वो क्या बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उनको खुद नहीं पता था, ही जस्ट कैलकुलेटेड समथिंग और कैलकुलेट करके उन्होंने छोड़ दिया था। उस concept को यहाँ पे अगर लाते हो तो पता चलता है वो परफेक्टली इस चीज को एक्सप्लेन कर देता है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो पता चलता है शिफ्ट इन फ्रिंज जीरो आता है और माइकलसन को जीरो ही आता। तो अब तुरंत दिमाग में काम कर रहा होगा वो कॉन्सेप्ट क्या था। वो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उनका ये कहना था कि लाइट की वेलोसिटी कहीं से भी आप देख लो वो यूनिफॉर्म रहती है, वो चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया था और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया था उसको आप यहाँ पे फिट करते हो कि परफेक्टली एक्सप्लेन कर देता है। तो बोलोगे अच्छी बात है, उसको तो ले लेना चाहिए, इजीली ले लेना चाहिए। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगे तो तुरंत गैलीलियो फेल हो जाता है, क्योंकि गैलीलियो हमको बताता है कि अगर अगर v वेलोसिटी दूसरा बॉडी सामने से v2 वेलोसिटी आ रहा है तो हमने इस पे एक न्यूमेरिकल की वेलोसिटी एड अप होंगी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने उस दिन निकाला था v1 प्लस v2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या होगा, v1 माइनस v2। और वही चीज तो लगा था उधर लाइट के वेलोसिटी में, c माइनस v एंड c प्लस v कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। तो गैलीलियो को कॉन्सेप्ट लगाने से ये रिजल्ट आया जो कि माइकलसन एंड मोरले को मिला नहीं। लेकिन वो जो नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं दैट वाज गिवन बाय लॉरेंट, है ना, उसको भी याद रखना है, वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। लॉरेंट ने कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइट की वेलोसिटी आप कहीं से भी देखो वो चेंज नहीं होती है। आप लोग बोले कि हम तो वो इंडेक्स पढ़े थे कि लाइट जब ग्लास में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, यस। लेकिन वैक्यूम में मैक्सिमम वेलोसिटी होता है दैट इज सी, और उस वैक्यूम वाले वेलोसिटी को आप कहीं से भी चढ़ के देखो आपको सेम मिलेगा। तो लॉरेंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मान लो मैं इधर v वेलोसिटी से जा रहा हूं और यहां से किसी ने टॉर्च मारा तो लाइट किस वेलोसिटी से जाएगा, c वेलोसिटी से। जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसको लाइट किस वेलोसिटी से आते दिखेगा, c वेलोसिटी से। ये गाड़ी किस वेलोसिटी से आते दिखेगा, v वेलोसिटी से। जो पर्सन यहाँ गाड़ी में बैठा है उसको लाइट की वेलोसिटी क्या दिखनी चाहिए, तो गैलीलियो बोलता है c माइनस v दिखना चाहिए, लॉरेंट बोलते हैं नहीं उसको c ही दिखेगा। अगर कोई पर्सन v वेलोसिटी से इधर आ रहा है तो गैलीलियो क्या बोलता है, उसको लाइट की वेलोसिटी क्या मिलनी चाहिए, उसको c प्लस v मिलना चाहिए। लॉरेंट बोलता है नहीं इसको भी c मिलेगा। बट अगले साल आपके दिमाग अब चकराना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप बोलोगे गैलीलियो सही है, और हमने स्कूटी में आते जाते हमने एक दूसरे को देखा है कि वेलोसिटी कम ज्यादा होते हुए दिखता है। तो लॉरेंट क्या बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइट की वेलोसिटी आपको बदलती हुई नहीं दिखेगी, आपकी वेलोसिटी कम ज्यादा होते दिखाई देगी लेकिन लाइट की वेलोसिटी कम ज्यादा होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो उस समय लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये फालतू का कॉन्सेप्ट है।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ लगाते हो तो ये परफेक्टली इसको एक्सप्लेन कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में दम है। बाद में आइंस्टीन को रियलाइज हुआ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उन्होंने नया फार्मूला निकाल के दिया जिसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो आज के लिए क्या कंक्लूड करोगे? नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपने लिख लिया, उसका एक्सप्लेनेशन पूछता है एग्जाम में, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले। तो ये सब कहानी आपको लिखना नहीं है कि ईथर ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये सब आपको नहीं लिखना है। एक लाइन से कंक्लूड कर दो, if Laurent transformation equation is used in this formula, the negative result matches with the predicted result। है ना, जो प्रेडिक्शन है और नेगेटिव रिजल्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं। जस्ट क्या करने से? यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख देते हैं, तभी से चले। ठीक है, तो इसका लिख लो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। ऐसा एक छोटा सा टाइटल डालना, उसके नीचे 2 लाइन इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, लिखना है इसको, द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट the negative result of Michelson Morley experiment can be explained by the concept of a special theory of relativity, can be explained by the concept of a special theory of relativity, in which velocity of light does not depend upon choice of frames of references, बस इतना लिख देना। ठीक है, और ज्यादा अगर आपको लिखने का मन करे तो क्या करना, अब जब आपने यहां देख लिया कि लाइट की वेलोसिटी बदलती नहीं है, इसलिए जब भी मैं TF और TB का कैलकुलेशन करूंगा, जो आपने उधर फार्मूला में निकाला था, वहां पे C माइनस V और C प्लस V जहां जहां किया है वहां सिर्फ C और C लिखोगे, क्योंकि अब वो बदलेगा नहीं। ऐसा करके आप निकाल के देखो, आपका इक्वेशन नंबर 3 निकलेगा, इक्वेशन नंबर 4 निकलेगा, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि डेल्टा और डैश में कोई अंतर नहीं होगा। करके अगर आप डू इट, या फिर नोट्स में पलट कर 2 लाइन मैंने उसमें सॉल्व करके दिया है, आप अगर डेल्टा डैश माइनस डेल्टा निकाल के देखना, क्या करके, विदाउट चेंजिंग, मतलब जहां C माइनस का कैलकुलेशन में उसको भी C लिखना, जहां C प्लस उसको भी C लिखना है। अगर ये आप अगर करके देख लो तो पता चलता है जो x का वैल्यू जो आएगा, दैट देयर इज नो चेंज इन पाथ डिफरेंस, एंड देयरफॉर x अपॉन दैट इज इक्वल टू है, और वही हमारा माइकलसन मोरले। और इसलिए कभी भी किसी चीज भी, और आज के डेट में आप लोगों से ज्यादा इसको और कौन समझ सकता है। कोरोना टेस्ट कराया, निगेटिव आया, मेरे ख्याल से सबसे सुखी इंसान होगा कि नहीं मिला। उसी टाइप से माइकलसन मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट नहीं मिला, जो ढूंढ रहे थे उन्होंने नहीं मिला, तो उनको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? मैं तो बोलता हूं ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फेल है, लेकिन इससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं है। उन्होंने ईथर के एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज कर दिया
कि अगर ईथर है तो भी कोई काम, तो जब कोई काम करनी है तो उसको लेना क्या है। ओके, सो डायरेक्टली दे रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर मीडियम। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना, Michelson and Morley concluded that there is no existence of ether medium। ऐसा करके टॉपिक क्लोज। लगा भले 2 दिन, लेकिन अब इसको ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ के देखो, एक बार कैलकुलेशन करके देखो, ये पूरे के पूरे ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसको क्वेश्चन 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर सभी टाइप का बनता है। पूरा का पूरा पूछ दिया तो 10 नंबर का। सिर्फ निगेटिव रिजल्ट क्या था 2 नंबर का, निगेटिव रिजल्ट क्या था उसका एक्सप्लेनेशन क्या है 4 नंबर का। हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें आपका अवेलेबल है। ठीक है, खत्म करें।